हम प्रिज्म पढ़ेंगे। पहले हम प्रिज्म पढ़ेंगे, याद रखना, पहले हम प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष, ठीक है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, है ना। और जो जामुनी होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा विचलित होता है। अलग अलग घनत्व को लेकर चलता है। जैसे देखो बेटा, पहली लेयर जो होती है ना, उसका घनत्व अधिक होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, तो घनत्व का मान क्या होता जाता है बच्चे, परिवर्तित होता जाता है। घनत्व कम प्रकीर्णन भी किसका होता है बच्चे, लाल रंग का। हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं। हेलो हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से, मजेदार से, धमाकेदार से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर आपके लिए समरी सीरीज में आज लेकर आया हूं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी जानते हो, लेक्चर नंबर 1 में हमने मानव नेत्र का कंस्ट्रक्शन कह रहा हूं, मतलब मानव नेत्र की एनाटॉमी पढ़ी है। मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, मानव नेत्र का क्या उपयोग है, मानव नेत्र में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र में किस तरह के दोष हो सकते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, हमने इन सभी के बारे में वहां पर डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो कृपया कर उस लेक्चर को अच्छी तरह से देखकर आएं। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर पूरा प्रकृति से संबंधित कुछ घटनाओं पर आधारित है। जैसा कि मानव नेत्र पूरा चैप्टर ही प्रकृति से संबंधित घटनाओं पर आधारित है, तो आज की इस क्लास में हम उन बातों के बारे में डील करेंगे जो रंग बिरंगी होती हैं। रंग बिरंगी बातें मतलब हमारे आसपास के रंग के बारे में हम बातें करेंगे। हमारे आसपास कौन कौन से रंग फैले हुए हैं, हमारे आसपास किस तरह से कौन सा रंग कैसे हमें मिल सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो बेटा, मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी का फिजिक्स टीचर। और भी कुछ बोल सकते हो तो बोल दो। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। जैसा कि इस समरी सीरीज में हम बहुत कम ड्यूरेशन में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, वो भी फुल डिटेल के साथ, और ये आप सभी के लिए फ्री है, बिल्कुल यूट्यूब पर। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिकी। तो आज हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आज हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम उन्हें देख लेते हैं। बेटा, सबसे पहले हम प्रिज्म पढ़ेंगे। पहले हम प्रिज्म पढ़ेंगे, याद रखना, पहले हम प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, कैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्र का धनुष, कलरफुल धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, है ना। बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है, बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है, मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, और जिस टॉपिक नंबर 1 का नाम है प्रिज्म। अब पहली बात, क्या आपने जिंदगी में कभी प्रिज्म देखा है? हाँ सर, देखा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है इस क्लास में जहां तक जिसने कभी ना कभी प्रिज्म नहीं देखा हो। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है ना, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो सामान्यतः कांच से बना होता है, कॉमनली कांच से बना होता है, क्राउन ग्लास, प्लेन ग्लास से बना होता है। तो प्रिज्म की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी प्रिज्म को हाथ में होल्ड किया होगा, आपने कभी प्रिज्म को हाथ में पकड़ के देखा होगा। तो प्रिज्म को आप साइड से देखते हो ना, तो वो आपको ऐसा दिखाई देता है। जब आप प्रिज्म को साइड से देखते हो ना बेटा, तो वो आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब बेटा, अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं प्रिज्म का, तो कुछ ऐसा रहता है। ये प्रिज्म का सामने वाला हिस्सा जो कि आपको त्रिभुज के आकार का दिखता है, ये प्रिज्म के पीछे एक और त्रिभुज होता है। तो प्रिज्म में कितने त्रिभुज होगा बच्चे? 2 त्रिभुज होगा, ठीक है। तो बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें प्रिज्म में कितने आयत होते हैं, तो 3 आयत होते हैं, 2 त्रिभुज और 3 आयताकार, है ना। तो किसी प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? 5 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती है बच्चे? 5। मैं गिनती गिनता हूं, यहाँ पर मैं गिनती गिनता हूं। देखो, एक वो पीछे वाला आयताकार सतह तो 1, ये सामने वाली आयताकार सतह तो 2, और ये नीचे वाली आयताकार सतह तो 3, ठीक है। ये 3 आयताकार सतह हो गई। अब सामने वाला त्रिभुज 4 और ये पीछे वाला त्रिभुज 5। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म एक ऐसा
प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 5 सतहें होती हैं, जिसमें जो हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं ना, हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं जिसमें 5 सतहें होती हैं, 3 त्रिभुजाकार हो, 3 आयताकार होती हैं, 2 त्रिभुजाकार होती हैं। याद रखना, आप प्रिज्म को देखते हो ना तो आपको फ्रंट से ऐसा दिखाई देता है। आप जब प्रिज्म को देखते हो ना तो आपको फ्रंट से प्रिज्म कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब बात ये, हम प्रिज्म के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? हम प्रिज्म के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? हमें प्रिज्म के बारे में जानना क्या है, हमें प्रिज्म के बारे में सीखना क्या है? हमें आज सीखना है कि प्रिज्म का उपयोग क्या क्या होता है, प्रिज्म से हम कर क्या सकते हो। तो बेटा देखो, प्रिज्म से विक्षेपण भी कर सकते हो, ठीक है, प्रिज्म से विक्षेपण भी कर सकते हो, मतलब प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त भी कर सकते हैं बच्चे, प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त भी कर सकते हैं और प्रकाश का अपवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, यहाँ पर हम प्रकाश का अपवर्तन भी करेंगे और प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त भी करेंगे। बहुत शानदार, बहुत मजेदार, मजा आने वाला है आज की क्लास में। बस आप ध्यान से देखते चला। पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रैक्टिस तो दबा के चल रही है ना, प्रैक्टिस तो दबा के करना पड़ेगी बेटा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट दमदार होते जाएंगे। आपको प्रैक्टिस तो दबा के करना पड़ेगी, इस बात को याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो, अगर आप अच्छी तरह से परफेक्शन चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस 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 तो करना ही पड़ेगी। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हम सीखेंगे प्रिज्म से किस प्रकार से अपवर्तन हो सकता है। ठीक है, अच्छा पहले प्रिज्म की कुछ और बातें बता दो बच्चे। देखो, ये प्रिज्म के ऊपर वाला जो कोण होता है ना, ये कहलाता है प्रिज्म कोण। क्या कहलाता है बच्चे प्रिज्म कोण? ये कहलाता है आधार। ये क्या कहलाता है बच्चे? आधार। ये रहा प्रिज्म कोण और ये क्या रहा बच्चे? आधार। ये रहा प्रिज्म कोण और ये क्या रहा बच्चे? आधार। ठीक है, अब बच्चे देखो, डायग्राम हम बना रहे हैं। डायग्राम बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण एयर से, वायु से ग्लास में जाती है, ठीक है, तो वैसे तो प्रकाश किरण को जाना चाहिए सीधा। ठीक है, प्रकाश किरण को कैसा जाना चाहिए बच्चे? सीधा, सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये विरल माध्यम से कैसे माध्यम में आ रही है बच्चे? सघन माध्यम की ओर। विरल माध्यम से कैसे माध्यम की आ रही है बच्चे? सघन माध्यम की ओर आ रही है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगा बेटा? ये रहा अभिलंब। ठीक, प्रकाश किरण क्या होगा बेटा? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस बात को याद रखना। एक बात ये रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरा, यदि यही प्रकाश किरण कहाँ से? ग्लास, कांच से वायु में आ रही होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ आ रही होती है बच्चे? कांच से वायु में हो, तो बच्चे इस प्रकाश किरण को आना चाहिए था सीधा, पर क्या ये सीधी आएगी? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो ये सीधी बिल्कुल नहीं आएगी। ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? विरल माध्यम में आ रही है। किससे? सघन से बच्चे, सघन से कैसे माध्यम में आ रही है? विरल माध्यम में आ रही है। और जब सघन से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इन दोनों बात का ध्यान रखिएगा, मैं इनका उपयोग करने वाला हूं इन बातों का। ठीक है, अब बच्चे देखो, मैं अब यहां बना रहा हूं एक प्रिज्म। ठीक है बच्चे, एक प्रिज्म। बेटा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है और अक्सर इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक प्रकाश किरण आती है। ठीक है, ये आई प्रकाश किरण, बिल्कुल आती है प्रकाश किरण, बड़ी मजेदार प्रकाश किरण है। ये आई प्रकाश किरण। ठीक है, अब बच्चे देखो, इस सतह पर ये वाला बिंदु देखो, ये बिंदु दिख रहा है आपको? इस बिंदु पर ये प्रकाश किरण कहाँ एंटर करी है? प्रिज्म के अंदर, मतलब ग्लास के अंदर। ये क्या है बच्चे? वायु। ठीक है, ये क्या है बच्चे? वायु। ये क्या है बच्चे? कांच। और ये क्या है बच्चे? वायु। ठीक है ना, तो इस बिंदु पर प्रकाश किरण वायु से कहां प्रवेश कर रही है? कांच में। अब अभिलंब हम बनाते हैं। यहां पर क्या बनाया बच्चे? सतह से अभिलंब बनाया। ये क्या बनाया बच्चे? हमने सतह से अभिलंब बनाया। बेटा याद करो, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण I और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण R। तो यहां पर ये रही आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, तो ये कोण क्या रहा बच्चे? I। ये कोण क्या रहा बच्चे? I। अच्छा एक बात, इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये प्रकाश किरण वायु से कहां प्रवेश कर रही है बच्चे? कांच में। वायु से कहां प्रवेश कर रही है बच्चे? कांच में। तो आप मुझे बताइए, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, एयर से ग्लास में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर आ जाएगी। तो ये पीले रंग की जो लाइन है ना, ये अभिलंब है, ये इसकी ओर चली आएगी। ठीक है, ये किस तरफ चली जाएगी बच्चे? इस ओर चली जाएगी। तो इस स्थिति में ये जो कोण बन जाएगा, ये कोण क्या बन जाएगा बच्चे? हाँ सही कह रहे हो, दैट इज R। ठीक है, I1 R1 नाम दे रहा हूं अभी मैं इसे। ठीक है, अब बच्चे देखना ध्यान से। ठीक, अब ये प्रकाश किरण, ये व्हाइट कलर की जो प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण को जाना सीधा था। कहाँ जाना था? जाना सीधा था। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बना दूं बेटा? अभिलंब।
ठीक। अब ये प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ आ रही है? ये प्रकाश किरण कांच से वायु में आ रही है, कांच से वायु में आ रही है। तो आप जानते हो इसको जाना था सीधा, इसको कैसा जाना था? सीधा। परंतु ये सीधी ना जाती हुई, अभिलंब से कहाँ हट जाएगी बच्चे? दूर हट जाएगी। अभिलंब से कहाँ हट जाएगी बच्चे? दूर हट जाएगी। तो जब प्रकाश किरण कांच में, वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात वायु से प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर आ जाती है। और जब कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस वजह से प्रकाश किरण अपने मार्ग से हमें विचलित होकर मिलती है। अब देखो बेटा, ये रही आपतित किरण और ये रही निर्गत किरण। ठीक है, ये जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है ना, इसको मैं डैश डैश ही बनाऊंगा। ठीक है, इनके मध्य जो कोण बन रहा है, कौन सी? एक्सटेंडेड आपतित किरण और एक्सटेंडेड निर्गत किरण के मध्य जो कोण बन रहा है, ये होता है डेल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे? डेल। ये क्या होता है बच्चे? डेल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे? डेल। ठीक है, ये क्या होता है बच्चे? डेल। ठीक है बेटा, याद रखना। और ये डेल बताता है कि आपतित किरण के सापेक्ष निर्गत किरण किस कोण पर झुककर मिली है, किस कोण पर मुड़कर मिली है। याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में इस तरह के डायग्राम, इस डायग्राम को पूछा जाता है। अच्छा, यहां पर अब आपका छोटा सा होमवर्क है कि आपको कहां पर I2R2 बनाना, ये आपका छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, सबूत गवाह आपके सामने है, हिंट आपके सामने है, उन हिंट का उपयोग करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चे। क्या प्रिज्म का एक ही काम होता है? क्या प्रिज्म का एक ही काम होता है? प्रिज्म सिर्फ प्रकाश किरण को मोड़ कर देता है? नहीं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है ना, वो श्वेत रंग का होता है। श्वेत जानते हो ना, सफेद रंग का होता है। तो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है ना बेटा, वो श्वेत रंग का है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना। कितने रंगों से मिलकर बना? 7 रंगों से। तो यार अगर मैं 7 रंगों को मिला दूं, 7 रंग, दुनिया में 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों को हम मिला दें तो हमें कौन सा रंग मिलेगा? तो आपका आंसर होगा व्हाइट रंग, श्वेत रंग हमें मिलेगा बच्चा। तो याद रखना, जब हम 7 रंग को मिलाते हैं तो हमें श्वेत रंग मिलता है। चलो अब बच्चा सुनना ध्यान से। अब न्यूटन सर ने ये चीज देखी है ना, न्यूटन सर के बारे में आप जानते हो। न्यूटन सर ने ये चीज देखी कि जब भी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, जब भी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर, ठीक है, प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की एक पट्टी मिलती है। मतलब प्रिज्म से भाई प्रकाश का अपवर्तन तो होता ही है, साथ ही साथ श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड भी हो जाता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित भी हो जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चे? प्रकाश का, ये ऊपर लिखा हुआ है नाम, मैं हेडिंग फिर से कर दूं, प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहलाता है बच्चे? प्रकाश का विक्षेपण, है ना। जब भी प्रकाश किरण अपने श्वेत रंग से 7 रंगों में विभाजित होती है तो इसे कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। तो बेटा मान लो ये एक प्रकाश किरण आती है, कौन से रंग की आई है? कौन से रंग की आई है? कौन से रंग की आई है? व्हाइट रंग की। तो व्हाइट रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। ठीक है बेटा, तो ऊपर की तरफ रेड, ठीक है, रेड रेड रेड, और सबसे नीचे की तरफ जामुनी, ठीक है। और बेटा ये रेड 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 यहां मिल जाएगी, ठीक है, और जामुनी हमें यहां मिल जाएगी, ठीक है। बस ये होता क्या है, तो आप जब भी किसी प्रिज्म में से प्रकाश किरण को गुजारते हो सफेद रंग की, तो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की एक पट्टी मिलती है, 7 रंगों की एक सीरीज मिलती है, जिसका जो क्रम होता है वो क्रम कुछ ऐसा होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पी, बैंजानी, पी, नारंगी, लाल। ठीक है, तो बैंजानी, पी, नाला, ठीक है, इसको अंग्रेजी में विबिग्योर बोला जाता है। तो जब भी प्रिज्म में से श्वेत रंग गुजरता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर कितने रंगों की पट्टी मिलती है? 7 रंगों की, जिन्हें क्या कहा जाता है? बैंजानी, हपी, नाला, इनका वर्णक्रम है। और ये पूरी जो पट्टी मिलती है इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है बच्चे? स्पेक्ट्रम। याद रखना बेटा, ठीक है। अब बच्चे देखो, यहाँ पर एक बहुत प्यारा डायग्राम बना हुआ है, और इस प्यारे से डायग्राम को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाया गया है कि व्हाइट रंग जा रहा है और 7 रंगों में डिवाइड होकर मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? बड़ा साधारण सा इसका आंसर है कि जब भी प्रकाश किरण जाती है प्रिज्म में से, तो प्रिज्म में जैसी एंटर होती है, याद करो मैंने पहले बताया हुआ है कि ये वायु से कांच में जा रही है, तो यहाँ पर प्रकाश श्वेत रंग की 7 रंगों से मिलकर बनी है, और 7 रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, और तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने के कारण ये 7 रंगों की गति अलग अलग होती है। क्या अलग अलग होती है? गति अलग अलग होती है। सबसे तेज ये, सबसे स्लो ये,
ठीक है, याद रखना। अब तेज और स्लो चलने के कारण सातों रंग अलग अलग गति से चलते हैं, सातों रंग अलग अलग गति से चलते हैं, और रेड जो होता है ना, लाल जो होता है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे कम विचलित होता है, और जो जामुनी होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो रेड आपको कम विचलन के साथ दिखेगा, और जो जामुनी है ना वो अधिक विचलन के साथ दिखेगा। ये पूरा फंडा डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य के कॉन्सेप्ट पर। एंड जब भी प्रिज्म में से है ना, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। और इंद्रधनुष जो बनता है ना, उसके पीछे भी यही सिद्धांत है। इंद्रधनुष बड़ा प्यारा खूबसूरत सा नजारा बनता है ना, वो इंद्रधनुष भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो भाई साहब, जब भी प्रिज्म में से प्रिज्म कांच का बना हुआ, जब भी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश जाएगा तो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की एक पट्टी मिलेगी, जिसका जो वर्णक्रम होगा वो होगा बेंजानी हपी नाला। क्या होगा बच्चे? बेंजानी हपी नाला। ये 7 रंगों की सीरीज स्पेक्ट्रम कहलाती है। अच्छा, जब हम 12th क्लास में आएंगे ना, तो और भी चीजें पढ़ेंगे कि शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि भाई साहब प्रकाश का विक्षेपण कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब अच्छे इसका कारण मैंने बता दिया। तरंग दैर्ध्य में अंतर होने के कारण, इन सभी की जो वेवलेंथ है उसमें अंतर होने के कारण ऐसा होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष बनने की कुछ शर्तें हैं, पहली शर्त, आसमान साफ होना चाहिए। आसमान साफ होना चाहिए तभी इंद्रधनुष बनेगा। देखो, मैंने जो इमेजेस लगाई है ना, उसमें नीला आसमान दिखाया, मतलब आसमान कैसा है? साफ है। आप इंद्रधनुष के बनने को आप देखते होगे, बहुत नॉर्मल सा फिनोमिना है, आपने अक्सर इसे देखा होगा। अब एक चीज है, आसमान साफ होना चाहिए। दूसरा, या फिर बारिश हल्की फुल्की फुहार में होनी चाहिए, मतलब बहुत हल्की सी बारिश होती है ना, या फिर बारिश बंद हो जाना चाहिए। दूसरी शर्त, या फिर बारिश हल्की फुल्की होना चाहिए, या फिर बारिश बंद हो जाना चाहिए। अब एक और शर्त, यदि इंद्रधनुष सामने बन रहा है ना, यदि इंद्रधनुष यहां बन रहा है ना, तो सूरज का पीछे होना जरूरी है। यदि इंद्रधनुष सामने बन रहा है तो सूरज का पीछे होना जरूरी है। अगर ये सारी स्थितियां, अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं तो इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, पहली बात ये, आसमान साफ, आसमान पूरी तरह से साफ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कभी कभी बिना आसमान साफ के भी काम हो जाता है, आधा आसमान साफ होता है, लेकिन सूर्य प्रॉपर देखना चाहिए, सूर्य से प्रकाश प्रॉपर आना चाहिए। दूसरा, बारिश या फिर बारिश होने के बाद ही बनता है, बारिश के दौरान नहीं बनता। ये अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के दौरान नहीं बनता है ना, लेकिन बारिश होके खत्म हो जाए, हल्की फुल्की फुहार होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, सूर्य अगर पीछे की तरफ है ना, तो ये सामने की ओर बनेगा। अब पहली बात, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण है कि 7 रंग सूर्य से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं बच्चे? सूर्य हमें जो दे रहा है 7 रंग दे रहा है। और अभी मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया कि यदि सफेद रंग प्रिज्म में से गुजरेगा तो वो कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? 7 रंगों में। तो यहां पर पानी की जो बूंदें होती है ना, वो पानी की बूंदें कार्य कर रही है प्रिज्म की तरह। मैंने कहा हल्की फुल्की फुहार होनी चाहिए, या फिर बारिश बंद हो गई हो तो उसके कुछ देर बाद इंद्रधनुष बनेगा। तो इन दोनों स्थितियों में पानी की जो बूंदें वायुमंडल में, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, वो पानी की बूंदें एक्ट कर रही हैं। किसकी तरह एक्ट कर रही हैं? प्रिज्म की तरह। तो जो श्वेत प्रकाश पड़ रहा है ना, वो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर रही है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बच्चे देखो, ये एक पानी की बूंद है। बेटा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा डायग्राम है। ये एक पानी की बूंद है जहां से सन से आ रही है लाइट। सन से आ रही है लाइट। सन से कौन से रंग की लाइट आ रही है? आप जानते हो, मैं ऐसे व्हाइट, अच्छा व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं। ठीक है, श्वेत रंग की लाइट आ रही है, कलर की वजह से हमने ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, अब बच्चे देखो, जैसे इस बिंदु पर मैंने इसको राइट बना, है ना, रेड बना देना। अरे रेड आजा भाई। ठीक है, अब बच्चे देखो, जैसे इस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो प्रकाश की किरण ये प्रिज्म की भांति कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? प्रिज्म की भांति। तो जैसे ये प्रिज्म की भांति कार्य करता है ना, तो इस बिंदु पर प्रकाश जो होता है अपने 7 रंगों में विभक्त होना शुरू कर देता है। तो प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हुआ। तो इस बिंदु पर ध्यान से देखो, इस बिंदु पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। इस बिंदु पर क्या हुआ? अपवर्तन। प्रकाश का क्या हुआ बच्चे? अपवर्तन। तो भाई साहब, ये लाल कलर की तरंग और ये जामुनी कलर की तरंग बूंद के अंदर गई, लेकिन बूंद से आंतरिक परावर्तित होकर वापस आ गई। ठीक है, क्या बोला? बूंद की तरफ गई, लेकिन बूंद से आंतरिक परावर्तित होकर वापस आ गई। क्या? आंतरिक परावर्तित होकर वापस आ गई। आंतरिक परावर्तित होकर जैसे ही वापस आई ना, तो ये दूसरे बिंदु पर आई, यहां पर। और यहां पर अगेन प्रकाश का क्या हुआ बच्चे? अपवर्तन। और आप यहां पर खड़े होकर बड़ा प्यारा सा नजारा देख रहे होगे। तो आपके आंखों पर, आपकी जो आंखें होती हैं, सुरीली आंखें, आपकी जो सुंदर सुंदर आंखें,
अच्छा, ये आंख सुंदर नहीं बनी है, बिल्कुल याद रखना। आपकी जो सुंदर सुंदर सी आंखें होती है, उन सुंदर सुंदर सी आंखों पे 7 रंग पड़ते हैं। डायरेक्ट जब 7 रंग पड़ते हैं ना, तो आपको दूर 7 रंगों का प्रतिबिंब बना दिखाई देता है, और वही होता है इंद्रधनुष। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आई, जिस बिंदु पर बूंद में, इतनी बड़ी बूंद नहीं होती है, बूंद बहुत सारी होती है, तो इस वजह से जैसे बूंद पर एंटर हुई, तो पानी की जो बूंद, पानी की जो ड्रॉप पर जैसे एंटर होती है ना, तो वहां पर 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। कितने रंगों में डिवाइड हो जाती है? 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। और 7 रंगों में डिवाइड होने के बाद दूसरे बिंदु से आंतरिक परावर्तित होकर वापस आ जाती है, और अगेन रिफ्रैक्शन होकर आपकी आंखों तक पड़ती है, जिसके कारण आपकी आंखों को 7 रंगों का एक बहुत प्यारा सा नजारा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और इसे ही कहा जाता है इंद्रधनुष, इसे ही कहा जाता है रेनबो। मैं जानता हूं कि आपको ये रेनबो देखना आंखों को कितना सुकून देता होगा। आई लव इट। मतलब क्या होता है कि शहरों में तो ऐसे नज़ारे देखने को कम मिलते हैं, लेकिन बड़ा प्यारा नज़ारा होता है, बड़ा सुंदर सा नज़ारा होता है, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा होता है ना। आई नो आप लोगों को बहुत मज़ा आता होगा इस नज़ारे को देखने में। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या होता है, पहले तो ये बताओ, ये अपवर्तन क्या होता है? आप जानते हो अपवर्तन का मतलब प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना। ठीक है, अपवर्तन शब्द का मतलब जानते हो, प्रकाश का अपने, अच्छा ऐसा नहीं कि वो ऐसे कर्व में मुड़ गया, वो एक चलता सीधी रेखा में है, लेकिन जब बिंदु में थोड़ा सा तिरछा बनाता जाता है, जिस बिंदु पर अपवर्तन होता है। ठीक है, ऐसा मत सुना कि ऐसे जिगजैग ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है प्रकाश। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अपवर्तन के कारण उसके जो मार्ग है वो तिरछा होता जाता है, उसका मार्ग जो है तिरछा होता जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, हम अभी कुछ देर पहले पढ़कर आए, यहाँ पर देखो, ये वाले बिंदु को ध्यान से देखो, ये कि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो देखो थोड़ा सा मुड़ गया था। यहाँ पर ये श्वेत रंग की जो लाइन जा रही है, इसे देखो, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है तो मुड़ गया था, कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है तो मुड़ गया था। तो प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है, प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है जब भी माध्यम बदलता है। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं हमारे पास ब्लू कलर की धरती है, हमारे पास ये ब्लू कलर की धरती है। अब इस ब्लू कलर की धरती के आसपास बहुत सारा एनवायरनमेंट, बहुत सारा वातावरण उपस्थित है, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का एक घेरा है, जिसे बोला जाता है वायुमंडल, बोला जाता है ना। ठीक है, अब बेटा देखना ध्यान से, ये घेरा अलग अलग घनत्व को लेकर चलता है। ये जो घेरा है ना, अलग अलग घनत्व को लेकर चलता है। जैसे देखो बेटा, पहली लेयर जो होती है ना, उसका घनत्व अधिक होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, तो घनत्व का मान क्या होता जाता है बच्चे? परिवर्तित होता जाता है। घनत्व का मान क्या होता जाता है बच्चे? परिवर्तित। अब ये तीसरी लेयर देखो, ठीक, ऐसे काफी लेयर्स होती हैं। अराउंड हम 8th क्लास के भूगोल में पढ़कर आए हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं। 8th क्लास के भूगोल में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, कितने सारे गोले बना दिए मैंने। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से, ठीक, ये रहा सन, ये रहा सन। ठीक है, अब सन से कोई प्रकाश किरण आती है, सन से कोई भी प्रकाश किरण आती है, ये आई सफेद रंग की प्रकाश किरण। अब जैसे ये यहां से सीधी सीधी चली आ रही थी, तो वहां पर क्या था? वैक्यूम था, वहां पर क्या था? निर्वात था। लेकिन निर्वात से आती आती हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर हो गई। अब पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व थोड़ा अधिक होगा, निर्वात की तुलना में तो अधिक होगा, वैक्यूम की तुलना में तो अधिक होगा। तो घनत्व बदला, माध्यम का क्या बदला बच्चे? घनत्व। जैसी माध्यम का घनत्व बदलते, ये जो प्रकाश है अपने मार्ग से क्या हो जाता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है। प्रकाश क्या होता है बच्चे? अपने मार्ग से क्या हो जाता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अब ये दूसरी परत में, वायुमंडल की दूसरी परत में एंटर हुआ, तो ये थोड़ा सा और विचलित हो जाएगा। अब ये तीसरी परत में आया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? और विचलित हो जाएगा। तो बेटा प्रकाश, सन से आने वाली जो प्रकाश होती हैं, वायुमंडल के वायुमंडल में एंटर होने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व विभिन्न विभिन्न है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे ना, घनत्व का मान बदलता जाएगा, और जब घनत्व बदलता है तो पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश के मार्ग में थोड़ा सा विचलन होता है, और इसे कहा जाता है वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब प्रकाश का अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाना, वायुमंडल के विभिन्न परतों के घनत्व के कारण। अब इससे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे फिनोमिना होते हैं, इससे संबंधित बहुत सुंदर सुंदर से फिनोमिना होते हैं। उन सभी फिनोमिना को ध्यान से समझना, मजा आएगा। इन सारे फिनोमिना को ध्यान से समझना, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन का
पहला देखते हैं, ठीक है। तारे का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे का टिमटिमाना। चलो तारे का टिमटिमाना कुछ देर से पढ़ते हैं क्योंकि आगे है उसका डायग्राम, ठीक है। अब बच्चे देखो, हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये बड़ा बवाल है यार ये चीज यार। इसकी वजह से आपकी नींद जो सुबह सुबह की होती है ना, वो 2 मिनट की खराब होती है, और इसी वजह से आपकी जो नींद होती है ना, वो 2 मिनट के लिए शाम को भी खराब होती है। कैसे होती है आज मैं आपको बताता हूं। अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम मतलब पहले। अरे यार सूर्योदय पहले ही हो गया, सूर्योदय पहले, हाँ भाई सूर्योदय पहले ही हो जाता है। सूरज आता नहीं है लेकिन उससे पहले आ जाता है। क्या बोला, सूर्य जो होता है आता नहीं है लेकिन उससे पहले आ जाता है। सुनना ध्यान से कैसे होता है, ठीक। ये है आपकी धरती, आपकी क्या, मेरी भी धरती है, तो हम सबकी धरती है, ठीक है। इस धरती से हम एक लाइन बनाते हैं। ये लाइन है क्षैतिज, ये लाइन क्या है बच्चे, क्षैतिज। इस लाइन के नीचे का हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। थोड़ी सी तिरछी बन गई है, थोड़ी सी तिरछी बन गई, जिसे मैं सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये लाइन क्या रही बच्चे, क्षैतिज, जिससे मैं सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ। सीधी है, हाँ लगभग ये बन गया हमारा। जैसे काफी सीधी बनी है यार, पिछली बार से तो सीधी बनी है। अब भाई साहब, अब ये रहा हमारा क्षैतिज। अब देखना बेटा ध्यान से, क्षैतिज। अब पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा वायुमंडल उपस्थित है, पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारा वायुमंडल उपस्थित है, जिसकी पहली लेयर कुछ ऐसी होगी, ठीक है, जिसकी पहली लेयर कुछ ऐसी होगी, ठीक है, कुछ इसका घनत्व अलग होगा। अच्छा, दूसरी परत का घनत्व कुछ और होगा, दूसरी परत का घनत्व कुछ और होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी परत का घनत्व कुछ और होगा, ठीक है। तो तीसरी परत का घनत्व, ऐसे बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है। तो ये अपने घनत्व के कारण अलग अलग नाम दिए जाते हैं इन्हें, ठीक है। अब ये हमारे सूर्य भैया खड़े हुए हैं यहाँ पर। कौन खड़े हुए हैं, सूर्य भैया। अब सूर्य भैया से प्रकाश किरणें तो चारों तरफ जाती हैं, प्रकाश किरणें तो चारों तरफ जाती हैं। इस जगह पर होराइजन के नीचे वाले लोगों के लिए ये जो क्षैतिज है ना, क्षैतिज, इस क्षैतिज ऐसी लाइन है जिसके नीचे का हमें दिखाई नहीं देता। आप यहाँ खड़े हो ना तो आपको इतना इतना आसमान दिखाई देगा, इसके नीचे का आसमान आपको दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य भैया यहाँ पर हैं और हमारे क्षैतिज से ऊपर आने वाले हैं। अगर ये सूर्य भैया हमारे क्षैतिज से ऊपर आने वाले ना, तो हमें कुछ देर में सूर्योदय होता हुआ दिखने वाला है, ठीक है। शब्दों को सुनना, तो सूर्य भैया से प्रकाश किरणें आती हैं, सूर्य भैया से क्या आती हैं, प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है। अब प्रकाश किरणें जैसी वायुमंडल में एंटर होती है ना, जैसी वायुमंडल में एंटर होती है ना, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं। और यहाँ पर आप जो खड़े हुए हो, किसका इंतजार कर रहे हो, सूर्य के आने का। ये आपकी सुरीली आंखें हैं, किसका इंतजार कर रहे हो, सूर्य के आने का। तो सूर्य आपको पहले ही दिखाई देने लगता है। हमारी आंख को क्या पता, हमारी आंख को क्या पता कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, उसे तो बस प्रकाश किरण चाहिए। तो सूर्य जो होता है ना अपनी वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। मतलब करीबन 1 मिनट 58 सेकंड का अंतर होता है। लेकिन सूर्य जब हमें दिखता है ना, उसके 1 मिनट 58 सेकंड बाद वो आता है। कितनी देर बाद आता है, 1 मिनट 58 सेकंड बाद वो आता है। मतलब इस कारण से आपको सुबह 2 मिनट जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सूर्य जहां होता नहीं है ना, वहां दिखाई देता है और 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। क्या कारण है ये, इसके लिए हमारा कमबख्त वायुमंडल जिम्मेदार है। इस वायुमंडल के कारण आपको 2 मिनट पहले उठना पड़ता है, 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देने लगता है, 2 मिनट पहले ही आपकी सुबह हो जाती है। तो ऐसा दिन भर होता है, दिन भर आपको सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक बार जब वो ऊंचाई पर होगा, अपनी न्यूनतम दूरी पर होगा, तब हमें वो दिखाई देता है। कहां पर, अपनी वास्तविक स्थिति पर। अब सुबह हो गई भाई, दिन में भी आ गए, अपन वास्तविक स्थिति पर आ गए। अब हम चलते हैं शाम की ओर। शाम हो गई। अब सूरज चाचा जो हैं टाटा करने वाले, सूरज चाचा क्या करने वाले हैं, टाटा। ये आ गए सूरज चाचा, कहाँ चले गए, क्षैतिज से नीचे। कहाँ चले गए, क्षैतिज से नीचे। फिर भी इन सूर्य से प्रकाश किरणें तो आ रही हैं, सूर्य से क्या आ रही है बच्चे, प्रकाश किरणें तो आ रही हैं। अब ये प्रकाश किरणें अगेन मुड़ी हुई मिलेंगी। तो ये प्रकाश किरण आपकी आंखों में इस दिशा में पड़ रही है, ये प्रकाश किरण आपकी आंखों में इस दिशा में पड़ रही है। लो भाई साहब, सूर्य डूब गया, सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देगा। तो सुबह की नींद तो खराब कर ही रहा था 2 मिनट पहले आकर, और 2 मिनट बाद जाता है।
सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है हमें। इसी कारण से सुबह भी तुम्हारी 2 मिनट की नींद खराब होती है और यहाँ शाम को भी 2 मिनट की नींद खराब होती है। तो सूर्य क्या होता है, अग्रिम सूर्योदय हो जाता है, सूर्य आने से पहले हमें दिखाई देने लगता है 2 मिनट पहले। और सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्य जब डूब गया ना उसके बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहेगा। यह है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण। ये क्या है बच्चे, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण। शायद उनको पता था, शायद सूर्य को पता रहता है कि भाई मैं 2 मिनट पहले चला जाऊं तभी तुम लोग 2 मिनट बाद उठकर आओगे, तो ये 2 मिनट पहले आ जाता है, 2 मिनट पहले आ जाता है। और सूर्य को पता रहता है कि 2 मिनट और ज्यादा रोशनी चाहिए इन्हें, तो 2 मिनट और दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है बच्चे इसका कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब तारों की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देना, वही बात है भाई साहब। तारों की जो वास्तविक स्थिति है वो वास्तविक स्थिति से हमें कुछ ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। देखते हैं कैसे। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर क्या उपलब्ध होगा बताइए, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। क्या बहुत सारा वायु का आवरण, वायु का घेरा उपस्थित है, ठीक है। बहुत सारा वायु का आवरण, वायु का क्या उपस्थित है बच्चे, घेरा उपस्थित है। अब ये वायु का आवरण और वायु का घेरा उपस्थित है भाई साहब। ये एक तारा है, ये एक तारा है। इस तारे से प्रकाश की किरण आती है, ये आई प्रकाश किरण, ठीक है। लेकिन आपके वायुमंडल में आने के बाद वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और आप रात को खड़े होकर इस तारे को ढूंढ रहे हो कि तारा कहाँ हो तुम बेटा, तारा तुम, ये आंखें बड़ी गंदी बनी है, मैं अच्छी बनाता हूं कि तारा कहाँ हो तुम बेटा। तो आपको तारा यहां दिखाई देता है, ठीक है। कहा, क्योंकि आपकी आंख को क्या पता, आपकी आंख को क्या पता कि प्रकाश कहां से आ रहा है। आपकी आंख को तो प्रकाश चाहिए, आपकी आंख को तो वस्तु से आने वाला प्रकाश चाहिए, तो उस वस्तु के सापेक्ष सीधी रेखा में उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो तारा जहां होता है वो उसकी वास्तविक स्थिति होती है, लेकिन वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तारा जहां होता है ना वो उसकी वास्तविक स्थिति होती है, लेकिन वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो कमबख्त वायुमंडल हमें अपनी सही पोजीशन को नहीं देखने देता, अपनी नहीं मतलब तारे की और सूर्य की सही पोजीशन को नहीं देखने देता, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि जब भी वायुमंडल में प्रकाश किरण एंटर होगी अपने रास्ते से ऐसे घूमती हुई जाएगी, जिसके कारण, हाँ सही कह रहे हो, जिसके कारण सूर्य भी अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, सूर्य भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, और तारा भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये सारे वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव हैं। ये सारी बातों के लिए जिम्मेदार कौन है, इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार कौन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या जिम्मेदार है बच्चे, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब तारे का टिमटिमाना आपने देखे होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप शाम के समय, रात के समय वायु में आसमान की तरफ देखते हो तो तारे ऐसे बल्ब की तरह टिम 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 बोलते नहीं है, वो जलते बुझते हैं, जलते बुझते हैं, जलते बुझते हैं, जलते बुझते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं बच्चे, टिमटिमाते नहीं है। तारे कोई बल्ब नहीं है जो जल बुझ कर रहा है। तारा अपने में से नियमित तौर पर प्रकाश आपतित करा जा रहा है, नियमित तौर से प्रकाश को बाहर निकाला जा रहा है, नियमित तौर से प्रकाश को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन कमबख्त वायुमंडल में एंटर होने के साथ ही, कमबख्त हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही एंटर होता है ना, तो जैसे वायुमंडल में एंटर होता है तो अपने मार्ग से प्रकाश टिंग 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 विचलित हो जाएगा। जैसे ही विचलित हो जाएगा हमारी आंखों पर कभी इस दिशा से पड़ेगा और कभी इस दिशा से पड़ेगा। तो कभी हमें तारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। इसी वजह से तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। एक बार मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं फिर से। देखो बेटा, ये आप खड़े हुए है ना, ये तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से ऐसा 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 और फिर ऐसा होकर आपकी आंखों तक पहुंच रहा। अब पृथ्वी नियमित तौर पर घूम रही है, पृथ्वी नियमित तौर पर घूम रही है, और उस पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ, पृथ्वी के घूमने के साथ साथ पृथ्वी का वायुमंडल भी तो घूम रहा है। तो जब पृथ्वी का वायुमंडल तारा तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तारा तो अपनी जगह, पृथ्वी जब घूम रही है तो उसका वायुमंडल भी तो घूम रहा है, और जब वायुमंडल भी घूम रहा है तो वायुमंडल का घनत्व भी तो बदल रहा होगा, और यदि वायुमंडल का घनत्व बदल रहा है तो ये प्रकाश किरणें अपने मार्ग से नियमित तौर पर
नियमित तौर पर क्या हो रही होंगी, अपवर्तित हो रही होंगी, नियमित तौर पर रास्ते को बदल रही होंगी। तो कभी इस रास्ते से लाइट रे आती है, कभी इस रास्ते से लाइट रे आती है, जिस कारण से हमारी आंखों पर जो तारा है उसका प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता, बनता है, नहीं बनता, बनता है, नहीं बनता, जिसके कारण आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। चमका, जल्दी बताओ, चमका, ठीक है। अच्छा, तारे की वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव में हमने ठीक ये पढ़ लिया। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत अच्छा फिनोमिना है, ठीक है, बहुत प्यारा फिनोमिना है। इस फिनोमिना को अच्छी तरह से समझना। अब प्रकाश के पास एक बड़ा प्यारा गुण होता है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है ना, किसी सूक्ष्म कणों से टकराता है, जैसे हमारे वायुमंडल में चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म कण उपस्थित हैं, जैसे धूल के कण हो गए, वाष्प के कण हो गए, इन सभी कणों से जब प्रकाश टकराता है ना, तो वो कण अपने आप अपने अंदर प्रकाश को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, बहुत छोटी सी देर के लिए, इवन हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। तो ये इस कण पर प्रकाश टकराया तो प्रकाश इसमें अवशोषित होगा और उसने चारों तरफ फेंक दिया। इसने क्या कर दिया, चारों तरफ फेंक दिया। तो एक कण है, छोटू सा कण है, ठीक है, ये मैंने एक कण बनाया, ठीक है। इस कण का कलर मैं व्हाइट बना देता हूँ, ठीक। अब नहीं यार, व्हाइट नहीं बनाता, ठीक है। इस कण का जो कलर है मैं कैसा बना देता हूँ, ऑरेंज बना देता हूँ। डुंग 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 डुंग, थोड़े बड़े पेन को ले लें। डुंग 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 डुंग, ये मैंने ऑरेंज कलर का एक रंगीन गोला बना दिया, ठीक है। इस रंगीन से गोले पर प्रकाश पड़ा, ठीक है। प्रकाश क्या हुआ, आपतित हुआ। अब इस ऑरेंज रंग ने, मतलब ये गोले ने अपने अंदर पूरा प्रकाश अवशोषित कर लिया, अपने अंदर पूरा प्रकाश क्या कर लिया बच्चे, अवशोषित कर दिया। और इसके बाद इसे चारों दिशाओं में फैला दिया, यहां भी, 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 और यहां भी, और कुछ बाहर भी आ रहे होंगे, कुछ पीछे भी जा रहे होंगे। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं बच्चे, प्रकाश का प्रकीर्णन। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी क्या कहती है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों या अणुओं पर आपतित होता है, जब प्रकाश इसे सूक्ष्म कणों पर आपतित होता है तो उसका अवशोषण होने के बाद सभी दिशाओं में उत्सर्जन होता है, ये अवशोषित होती हैं और सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश जब किसी भी सूक्ष्म कण से टकराता है तो वो अवशोषित होने के बाद बट जाता है अलग अलग दिशाओं में। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, याद रखना। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको आसमान नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्यास्त व सूर्योदय के समय आसमान लाल दिखाई देता है। ऐसा होता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको जो साफ मतलब स्वच्छ आसमान होता है ना, साफ आसमान होता है ना, वो नीला दिखाई देता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है ना, तो उस समय में आसमान हमें लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। देखो कैसे, ठीक है। अब इस प्रकीर्णन के लिए एक शर्त है, सूर्य से आने वाला प्रकाश 7 रंगों का होता है। कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का। तो ये कण उसी रंग को, ये जो ऑरेंज रंग का कण बनाए ना, उसी रंगों को अपने अंदर अवशोषित करेगा जिससे इसकी वाइब्स मिलती हो। जैसे इसकी क्या मिलती है बच्चे, वाइब्स मिलती हो, ठीक है। मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य इसके कण के आकार से मिलती हो, जिसकी तरंग दैर्ध्य इसके कण से आकार से मिलती हो। यदि इसके कण के आकार से नीले रंग की तरंग दैर्ध्य मिली है तो ये नीले रंग को ही अवशोषित करेगा। यदि इस तरंग दैर्ध्य इस कण से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य का आकार मिलता है तो ये लाल रंग को ही अवशोषित करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यदि इस नारंगी रंग के पार्टिकल से नारंगी रंग की तरंग दैर्ध्य मिलती है तो ये नारंगी रंग को ही अपने अंदर अवशोषित करेगा और नारंगी रंग को ही फैलाएगा। तो इससे, इस कण से उसकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर ही प्रकाश से आने वाली किरण की दोस्ती होती है और उससे ही वो फैलाता है, याद रखना। अब जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग होता है ना बच्चा, हमने पढ़ा हुआ है कि लाल रंग जो होता है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो लाल सबसे ज्यादा दूरी तय कर लेता है। क्यों? लाल की तरंग दैर्ध्य ज्यादा, इतने बड़े पार्टिकल लाओगे कहां से, तो इस वजह से वो लाल ज्यादा दूरी तय कर लेता है। लेकिन जो जामुनी होता है ना, नीचे वाले जो रंग होते हैं, बैंजानी हपीनाल, बैंजानी हपीनाला में बैंगनी जामुनी नीला, ये रंग जो होते हैं ना, इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, ये बेचारे टकराकर फैल जाते हैं। देखो इसी के कारण क्या होता है, अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, खतरे का रंग लाल क्यों होता है? भाई साहब, लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग लंबी दूरी तय कर लेता है। लाल रंग लंबी दूरी तय कर लेता है। आप आगे खतरा है, आपको पहले ही दिख जाए, आगे खतरा है, काफी दूरी से आपकी आंखों को दिख जाए, इस वजह से लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग सबसे लंबी दूरी तय करता है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। जब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है तो कोहरे,
कोहरा मतलब जो बारिश या फिर सर्दी के समय कोहरा हो जाता है, या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन भी किसका होता है बच्चे? लाल रंग का। तो इस कारण से लाल रंग सीधा सीधा चल के हमारी आंखों में पड़ जाता है, और लाल रंग जैसे ही हमारी आंखों में पड़ता है ना बेटा, तो याद रखना, लाल रंग जैसे ही हमारी आंखों में पड़ता है ना, तो लाल रंग होने के कारण लंबी दूरी तय करने के कारण, लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण, और सबसे कम प्रकीर्णित होने के कारण खतरे का जो सिग्नल है वो कैसा बनाया जाता है? लाल, ताकि आपकी आंखों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम पढ़ते हैं आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। अब बेटा याद रखो, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाती है, तब मैं आपको खड़े खड़े होकर सारी बातें समझाता हूं। मेरे शब्दों को सुनना, और इन शब्दों में ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है। इमेजिन करना सारी चीजें, आप पृथ्वी इमेजिन करो और उसके चारों ओर वायुमंडल को इमेजिन करो। पृथ्वी इमेजिन करो और उसके चारों ओर क्या इमेजिन करो? वायुमंडल इमेजिन करो। आप तो पृथ्वी पर खड़े हो ना, आप तो ऊपर देख रहे हो, आपको ऊपर कैसा रंग दिख रहा है? नीला रंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सन से कितने रंग आ रहे हैं? 7 रंग। तो सन से ये आ रहे हैं 7 रंग, लेकिन पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली जो परत है ना, उसमें जो कण उपस्थित है ना, उसमें जो सूक्ष्म कण उपस्थित है ना, उन सूक्ष्म कणों का आकार नीले रंग की, कौन से रंग की? नीले रंग की तरंग दैर्ध्य से मिल जाता है। देखो भाई साहब, 7 रंग आ रहा है ना, लाल, नारंगी, पीला तो सीधा सीधा चला आ रहा है, लेकिन जो नीला रंग है ना, दिख रहा है आपको? नीला रंग, बैंगनी रंग के जो बैंगनी रंग है ना, वो इन कणों की तरंग दैर्ध्य के साथ मिल जाता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य इन कणों के आकार के साथ मिल जाती है। तो जब बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य इस कणों के आकार के साथ मिल जाती है ना, तो कण बैंगनी रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सुनना ध्यान से, सबसे ऊपर वाली आपकी जो वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत है ना, उस ऊपर वाली परत पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है? कौन सा रंग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था? बैंगनी रंग। अरे यार, एब्जॉर्ब करके वो फैला देते हैं। अरे हमने पढ़ा था ना प्रकीर्णन में क्या होता है, प्रकीर्णन में क्या होता है कि एक रंग को एब्जॉर्ब करेंगे और फैला देंगे। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सूर्य से आने वाली 7 रंगों में से बैंगनी रंग, नीला रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला रंग सबसे ज्यादा ऊपर के, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो कण उपस्थित हैं, उन कणों से टकराकर सबसे ज्यादा फैल जा रहा है। और जब ये सबसे ज्यादा फैल जा रहा है ना, तो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, हमें कौन सा रंग फैला दिखाई देगा? कौन सा रंग फैला दिखाई देगा? बताओ। नीला रंग फैला हुआ दिखाई देगा। और जब नीला रंग फैला हुआ दिखाएगा तो आसमान का रंग आपको कैसे? आपको तो नीला दिख रहा है ना, नीला फैला हुआ, तो आपको आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला रंग दिखाई देगा। तो आसमान के नीले दिखने का कारण क्या है? आसमान के नीले दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसा कि आप जानते हो, बैंगनी, जामुनी, नीला, इन तरंग दैर्ध्य के जो रंग होते हैं ना, उन तरंग दैर्ध्य का आकार वायुमंडल की ऊपरी परत में उपस्थित कणों के आकार से मिल जाता है। वो कण इन रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर अपने अंदर अवशोषित कर फैला देते हैं। और जब फैला देते हैं तो ऊपर हमें नीला रंग फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और जब नीला रंग फैला हुआ दिखाई दे रहा है तो आसमान का रंग हमें कैसा दिखाई दे रहा है बच्चे? नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बेटा बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट था। और इसी वजह से अगर सूर्य हमारा क्षैतिज से नीचे होता है तो उस जगह पर नीला रंग फैल जाता है, लेकिन लाल रंग सबसे लंबी दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको आसमान लाल दिखाई देता है। गलती से मेरे मुंह से नीला निकल गया था। तो बच्चे, इसी के साथ आज की जो कॉन्सेप्चुअल क्लास थी खत्म होती है। एक बहुत प्यारा, बहुत रिस्पेक्टेड सर है सर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका एक बहुत प्यारा थॉट है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है ना, इस दर्द को झेलते रहो, क्योंकि कल ये दर्द आपको सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। बच्चे, ये बात सच है कि जो आपको पसंद हो वो अच्छा हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, आपको जो पसंद हो वो अच्छा हो, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छा हो, ये आवश्यक नहीं है। ये भी सच है, आप दवा खाते हो, दवा कितनी खराब होती है ना, लेकिन दवा इज गुड, आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है, आपको बचाती है। दवा इज गुड फॉर योर हेल्थ, पर वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये भी सच है कि जो चीज अच्छी ना लगे लेकिन वो हमारे लिए अच्छी हो, ये भी पॉसिबल है। अब हमें पढ़ना किसे अच्छा लगता है यार? किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा दर्द है जो आपको आने वाले समय में एक सुखद एहसास देगी। क्योंकि जो पढ़ाई आज आपको तकलीफ, जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत आपको दे रही ना, आप खेल नहीं पाते हो, आप मस्ती नहीं कर पाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं पाते, क्योंकि आप डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए। और अगर आपने इस समय
अपने आप को संभाल लिया, अगर आपने इस समय अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल कर लिया, तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है, आने वाला समय आपके लिए सुनहरा समय होने वाला है बेटा। याद रखना इन सारी बातों को। और इसी प्यारे से थॉट के साथ आज की ये समरी सीरीज का लेक्चर समाप्त होता है। एंड आई होप आपको सारी बातें बड़ी मजेदार लगी होंगी और बड़े प्यारे तरीके से समझ आई होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आकाश श्रवण आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सतर्क रहिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दे रहिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़िएगा, कोई डाउट हो बताइएगा, हम बिल्कुल उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आकाश आप सभी के लिए, इस टीम की तरफ से आप सभी के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। तो बच्चे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड बाय बाय।